दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुभाष के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इसमें जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा खास होता है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण। पर्यावरण विज्ञान का एक ऐसा पार्ट विज्ञान का एक ऐसा पार्ट जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरण। और इसमें हम इसको दो पार्टों में देखेंगे। या इसमें हम पहले शुरू कर रहे हैं जैव विविधता, जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जैव विविधता को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। जैव विविधता को एक यानी सजीवों में विविधता, सजीवों में विविधता, सजीवों में विविधता, ये नंबर एक। नंबर दो, सजीवों में संगठन, सजीवों में संगठन। अगर दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की बात की जाए, दोस्तों ये आपको ऐसा कंटेंट है मिल रहा है यहाँ पर जो बहुत ही मेहनत के साथ इंक्लूड करके आपको समझाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, अगर इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जंतुओं में तथा पादपों में, जंतुओं में तथा पादपों में, जंतुओं में तथा पादपों में पाए जाने वाले विविधता, पाए जाने वाले या वाली, पाए जाने वाली विविधता, विविधता सजीवों में, सजीवों में विविधता, सजीवों में विविधता कहलाती है, कहलाती है, सजीवों में विविधता कहलाती है। यानी जंतुओं में तथा पादपों में पाए जाने वाली विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, सजीवों में विविधता कहलाती है। सजीवों में विविधता कहलाती है। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो इनकी जो प्रजाति है वो करीब करीब 15 लाख से भी ज़्यादा, 15 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति पृथ्वी पर देखने के लिए मिलती है। सजीवों की जो प्रजाति है, इनकी जो प्रजाति है वो करीब करीब 15 लाख से भी ज़्यादा, 15 लाख से भी ज़्यादा
पृथ्वी पर 15 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिलती है। पृथ्वी पर 15 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति पृथ्वी पर हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों। अगर इसके वर्गीकरण की बात की जाए, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको, इसलिए ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करें। देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक की, यानी साइंटिस्ट की। वैज्ञानिक जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस। दोस्तों इसमें जो ये टॉपिक आपका चल रहा है ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी का भी पार्ट कहलाता है, लेकिन इसे हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के माध्यम से। कैरोलस लीनियस की बात अगर आपसे की जाए तो वैज्ञानिक रूप से सजीवों का वर्गीकरण इन्होंने ही किया था। अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए, वैज्ञानिक रूप से जीवों का वर्गीकरण इन्होंने ही सबसे पहले यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। आशा करता हूँ इतने फैक्ट आपके समझ में आ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं इसको आप ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, ये पॉइंट 1 में पढ़े, सॉरी सारे के सारे जो फैक्ट हमने इसमें देखे हैं ये पॉइंट 1 में देखे हैं, और पॉइंट 2 की इसमें हम बात करेंगे। पॉइंट 2 में क्या होगा, यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि वैज्ञानिक रूप से किसके रूप से, वैज्ञानिक रूप से अगर सजीवों का वर्गीकरण की बात आपसे करें कि सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था कैरोलस लीनियस ने। अगर आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक की आपसे बात की जाए, है ना, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है ना। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है दोस्तों, है ना। इसमें भी हमारा पॉइंट यही आ जाएगा, यानी इसका आंसर भी यही होगा। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है, और वैज्ञानिक रूप से भी सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लीनियस ने ही किया था। और वर्गीकरण विज्ञान को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। इसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, लिख सकते हैं इसको टैक्सोनॉमी। दोस्तों नोट्स साथ के साथ बनाते रहें, और ये दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है कि आपको आसानी से ढूंढने से नहीं मिलेगा दोस्तों। टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले
जो किया था वो भी कैरोलस लीनियस ने किया था। इसका जो हम अध्ययन करते हैं यानी वर्गीकरण विज्ञान को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है ना। वर्गीकरण विज्ञान को, वर्गीकरण विज्ञान को, वर्गीकरण विज्ञान को। आशा करता हूँ इतने पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। आगे आगे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में जीवों का वर्गीकरण दिया था। यानी इन्होंने कैरोलस लीनियस जो आपके वैज्ञानिक हैं, जो बहुत खास हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने जीवों का वर्गीकरण दिया था, यानी जीवों का किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसके बारे में अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने बताया था। और वो बताया किसने था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने पुस्तक कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक को जरूर याद रखें दोस्तों, नेचुरी। दोस्तों कंटेंट बहुत ही गजब का है, क्योंकि बहुत ढूंढ करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ इस कंटेंट को निकाला गया है। कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में जीवों का वर्गीकरण दिया था, जीवों का वर्गीकरण दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन। दिया था। आगे बहुत ही ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, अगर इस पर इम्पोर्टेंट लिखा जा रहा है तो ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं वहाँ पर लिखे देता हूँ, क्योंकि ये जो आने वाले फैक्ट हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होंगे। जीवों के वर्गीकरण की जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, यानी दो नामों वाली पद्धति की बात आपसे की जाए, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। कैरोलस देखिए कितने खास, कितने काम इन्होंने किए हैं। कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। जैसे ये जाति कौन कौन सी थी, सॉरी द्विनाम पद्धति कौन कौन सी थी? पहला आपका जिसे आप वंश कहते हैं, वंश, और दूसरा आपका जाति। इन दो बातों के बारे में इन्होंने बताया था। अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं जीनस, और इसको आप कहेंगे स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे अगर इसको समझा जाए तो जैसे आपका अगर बात की जाए आपसे, जैसे शेर है,
शेर है या पैंथेरा लियो जिसे आप कहेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, इस बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पैंथेरा, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैंथेरा लियो ये एक नाम है। इसमें देखिएगा, इसमें जो आपका ये पैंथेरा है, इसमें जो आपका पैंथेरा है, ये जैसे आप शेर कहते हैं, ठीक है ना। पैंथेरा यानी जो शेर है। अगर इस पैंथेरा की बात की जाए तो यहाँ पर इसको आप वंश कहेंगे। जैसे पैंथेरा की श्रेणी में कौन आता है? शेर आता है, ठीक है ना। तो अगर जंतु के नाम की बात की जाए, ये कौन सी जाति का है? तो पैंथेरा लियो जाति का है। तो ये आपका क्या है? ये जंतु नाम है, ठीक है ना। ये क्या है? जंतु नाम है, जंतु नाम। ये क्या है? जंतु नाम है। तो यहाँ पर ये लियो जो है, ये क्या है? ये जाति है। ये इसकी क्या है? जाति है। यानी लियो ये जंतु का नाम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये जाति है इसकी। लियो क्या बता रहा है यहाँ पर? जाति को शो कर रहा है। और पैंथेरा वंश को शो कर रहा है। यानी पैंथेरा वंश के जो अंदर आते हैं वो उसका वंश कहलाता है। और जो लियो है ये क्या है? उसकी जाति है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पैंथेरा, अगर पैंथेरा लियो की बात करेंगे तो उसमें हम शेर को काउंट कर रहे हैं, है ना। शेर को काउंट कर रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए पैंथेरा, पैंथेरा पैंथेरा टीग्रस। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा कठिन तो लगते हैं, लेकिन जहाँ परेशानी है वहाँ से क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसमें हम काउंट करेंगे बाघ को। इसमें किसको काउंट करेंगे? बाघ को काउंट करेंगे। और ये इसका क्या कहलाएगा? वंश कहलाएगा, ठीक है। और ये टीग्रस क्या है? ये इसकी जाति है। टीग्रस क्या है? ये इसकी जाति है। जैसे सपोज करो और भी हम लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। जैसे पैंथेरा, यानी पैंथेरा के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। पैंथेरा में जैसे आपने काउंट किया तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ। और पैंथेरा जैसे यहाँ पर हम ले रहे थे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टीग्रस, है ना। पैंथेरा पारडस, पारडस, पैंथेरा पारडस। तो ये क्या है? इसकी ये जाति है। ये क्या है? जाति है। और ये क्या है? इसका वंश है। ये क्या है? इसका वंश है। ये क्या है? इसका वंश है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम, जैसे आपका आया इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्वेश्चन भी हम देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सजीवों, थोड़ा सा जो ऊपर का डेवलपमेंटेशन है वो पता लग जाएगा, यानी क्या हमने सीखा है। सजीवों के वर्गीकरण में, वर्गीकरण में, वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 1 जाति, नंबर 2 वंश, नंबर 3 कुल, नंबर 4 गण, यानी ऑर्डर। दोस्तों, ये आपको कुछ पॉइंट ऐसे लग रहे होंगे जो कुछ अजीब से लग रहे हैं कि हमें
कुल के बारे में नहीं पता है, हमें गण के बारे में नहीं पता है, हमें जाति के बारे में नहीं पता है। जाति के बारे में दरअसल मैं बता चुका हूँ ऊपर, वंश के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन इन और बाकी पॉइंट के बारे में हम समझेंगे अभी आगे। जैसे हम चलते रहेंगे हर एक पॉइंट को हम समझ करके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सजीवों के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर सजीवों के वर्गीकरण की आपसे बात की जा रही है दोस्तों। सबसे छोटी इकाई, सजीवों के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? जाति को माना जाता है दोस्तों। किसको? जाति को माना जाता है। ठीक है। और अब देखिए इसमें हम कुछ आगे पेज हम चेंज करते हैं। देखिएगा देखिए अगर वैज्ञानिक की बात की जाए, वैज्ञानिक 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 RH वीटेकर, ठीक है, RH वीटेकर, इन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि इसको पंच जगत प्रणाली भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको पंच जगत प्रणाली भी कहते हैं। इन्होंने पंच जगत प्रणाली के बारे में बताया था, यानी 5 किंगडम के बारे में बताया था। पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि पंच जगत प्रणाली के जनक कौन है, तो आप आंसर क्या देंगे? RH वीटेकर, RH वीटेकर। ठीक है, यानी 5 किंगडम, 5 किंगडम। ठीक है दोस्तों, 5 किंगडम। देखिए आज हम इन 5 किंगडम को हम देखेंगे और आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को अग्रसर करेंगे आगे की ओर। वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दोस्तों एक साथ सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हम पूरा वीडियो को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। पंच जगत प्रणाली के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला आपका मोनेरा, दूसरा आपका प्रोटिस्टा, तीसरा आता है आपका फंजाई, फंजाई यानी जिसे आप कहते हैं कवक। ठीक है, फंजाई। और चौथा आपका आता है प्लांटी समूह। क्या? प्लांटी समूह, प्लांटी समूह। ठीक है ना, प्लांटी ग्रुप। और पांचवा आपका आएगा एनेमिलिया समूह, एनेमिलिया समूह। दोस्तों ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आसानी से याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा करके चल रहा हूँ। एनीमिलिया समूह, जैसे जैसे हम इसमें आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उतना ही इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। जैसे इसमें एक क्वेश्चन की बात और करे लेते हैं, अगर आप करना चाहो तो एक क्वेश्चन की बात और करे लेते हैं। जैसे हम कहना चाहें अमीबा, अमीबा पंच जगत प्रणाली के आधार पर, देखिए सीधा अमीबा के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अमीबा पंच जगत प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर। दोस्तों मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी देता चल रहा हूँ कि क्वेश्चन किस आधार पर वो पूछ सकता है। अमीबा पंच जगत प्रणाली के आधार पर कौन से
कौन से जगत में रखा गया है। क्योंकि ये क्या है, पंच जगत प्रणाली है, तो इसको कौन से जगत में रखा गया है। इन्हीं में से मैं ऑप्शन बना देता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन आपका अगर मैं बनाऊँ तो बना सकते हैं मोनेरा। दूसरा आपका बी मान लीजिए बी ऑप्शन प्रोटिस्टा। और तीसरा आप मान सकते हैं सी ऑप्शन को फंजाई। और डी ऑप्शन इसका मान सकते हैं आप प्लांटी समूह। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पर अमीबा की बात की जाए तो अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय है, ठीक है ना, एक कोशिकीय है। और यूकेरियोटिक भी इसको हम कहते हैं। ये यूकेरियोटिक के अंडरगोज आता है, क्योंकि मोनेरा जो होता है वो यूकेरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन अमीबा जो होता है आपका एक कोशिकीय होता है। इसमें मोनेरा क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ के मन में आ रहा होगा, कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि अमीबा तो मोनेरा जगत का प्राणी है, ठीक है ना। अमीबा मोनेरा जगत प्रणाली में आता है, बट दोस्तों अमीबा आपका प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक कोशिकीय है। यानी यूकेरियोटिक। ये यूकेरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये सारी बातें हम आगे चल करके पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि ये अपने आप में एक अलग रोल प्ले करता है। जैसे अगर इसमें और कहना चाहें तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो होता है आपका वो यूकेरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक होता है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मोनेरा कहलाता है। यूकेरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और अगर आप लेना चाहें तो जैसे हम कल बात कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस की हम कल बात करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए तो जैसे शैवाल यानी एल्गी जो होता है को पंचजगत प्रणाली के आधार पर किस जगत में रखा गया है, जैसे आपका मोनेरा, प्लांटी, एनीमिलिया या फंजाई, ठीक है ना। तो इसको रखा गया है किसमें, प्लांटी में रखा गया है। किसमें रखा गया है, प्लांटी में। किसको, शैवाल को, ठीक है, प्लांटी को शैवाल में रखा गया है। और प्लांटी जो होता है जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। क्या होता है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। देखिए थोड़ा इन चीज़ों को हम और आगे की ओर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आशा करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।